सिर्फ 1 मिनट। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि किसी अजनबी से कोई अचानक मुलाकात हुई हो, और मुलाकात भी बड़ी मुख्तसर बमुश्किल तमाम आधे पौने घंटे की, जिसका ना पहले से कोई एजेंडा ना बाद में मिलने की कोई सूरत, लेकिन आपने उसकी ज़िंदगी पे इतना बड़ा एहसान कर दिया हो कि फिर वो उसको सारी उम्र ना भूल पाए। मौक़े तो हर एक को मिलते हैं, लेकिन उन मौक़ों से फ़ायदा कोई-कोई उठाता है। मैं आपको एक बहुत ही सच्ची कहानी सुनाऊँगा, और कहानी भी कहाँ की, अमेरिका के एक मुआशरे की, जहाँ हम समझते हैं कि वालिदैन की मोहब्बत इतनी ज़्यादा नहीं जितना मशरक़ी मुआशरे में होती है। ये सच्चा किस्सा जिस शख़्स ने लिखा है, उसने बताया कि 1995 में साल 9 की तक़रीबात थी, मैं अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। मेरे पास पहली कॉल तो मेरे घर से ये आई कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे वालिद की तबीयत कुछ ख़राब है, लेकिन हम उन्हें अस्पताल लेके जा रहे हैं और ठीक हो जाएँगे, तुम इत्मीनान रखना, कोई उल्टा-सीधा तुम परेशान ना होना, अभी जल्दी इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगे। पहले वालिदा की कॉल आई, फिर बहन की कॉल आई, और मैं उनकी कॉल से बड़ा मुतमईन हो गया। शाम गए, अचानक मेरे पास एक और कॉल आई कि वालिद की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो कहने लगे, मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के वापस अपने शहर आ गया। घर में सबसे छोटा था, मुझे अपने वालिद से बड़ी मोहब्बत थी, और मुझे बताया ये गया कि उनके ऊपर कोई मेजर स्ट्रोक हुआ है दिल का। कहने लगे, बदमाशी के आलम में मैं गया जब अस्पताल, तो वो वालिद, वो हस्ती जिनसे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था, उस पर जिस्म पर मैंने देखा तो जगह-जगह मुख्तलिफ़ किस्म की ट्यूब्स लगी हुई थीं, ऑक्सीजन दी जा रही थी, और साँसें उनकी उखड़ी हुई थीं। मैं परेशान होया, रोया, चीखा, क्योंकि मुझे अपने वालिद से बड़ी मोहब्बत थी। लेकिन बहरहाल कुछ देर के बाद उनकी थोड़ी तबीयत बहाल हुई, तो मेरी वालिदा और मेरी बहन जो अस्पताल में थीं, उनसे भी नर्स ने कहा कि अब इनकी तबीयत थोड़ी बहाल है, तो आप लोग ऐसा कीजिए, अभी आराम कीजिए, सुबह आ जाइएगा। तो वालिदा और बहन कह लेंगे मुझे छोड़ के और चली गई, और मैं जाके वेटिंग रूम में बैठ गया। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। कह लें, वेटिंग रूम में मुझे एक बूढ़ा अरब नज़र आया। 65-70 साल की उसकी उम्र थी, और वो शक्ल से बहुत ही उदास लग रहा था। मैं अपनी परेशानियों में था, सिसकियाँ भर रहा था, और वो भी मुझे खामोशी से देख रहा था। उसने मुझसे पूछा, जवान, बात क्या है? मैंने उसे बताया कि मेरे वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है। अभी कुछ देर के लिए थोड़ा-सा वो सुकून में आए हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अपने बाप से बड़ी मोहब्बत है। उस बूढ़े ने मेरे काँधे पे हाथ रखा, मुझे अपने से लिटाया, और कहने लगे, तुम फ़िक्र नहीं करो, तुम्हारे वालिद इंशाअल्लाह ठीक हो जाएँगे। वो मुझे तसल्लियाँ देता रहा। फिर मैंने उससे पूछा कि आप किस सिलसिले में इधर हैं? तो उसने बताया कि मेरी रफ़ीक़ हयात, मेरी बीवी, ब्रेन कैंसर में मुब्तला थी, और इस बार मुझे मालूम है कि वो नहीं बचेगी। बड़ी खिदमत की उसने मेरी, बड़ी मोहब्बत की उसने मेरी, लेकिन अब वो नहीं बचेगी। तो वो शख़्स कहता है कि मुझे हल्का सा शॉक हुआ, और मैंने कहा कि आप क्यों मायूस होते हैं? मुझे आप तसल्ली की बात देते हैं, लेकिन आप खुद हिम्मत हार रहे हैं। आप यकीन करें, आपकी बेगम ज़रूर बचेंगी, और आपके साथ खुश-ओ-ख़ुर्रम घर जाएँगी। अभी ये बातें हो ही रही थी कि नर्स भागी-भागी आई और मुझे लेके कमरे में गई, और उसने बताया कि ब्लू कोड लगा दिया गया है। अस्पताल की इस्तिलाह में ब्लू कोड से मुराद ये होती है कि कोई मरीज़ अपनी आखिरी साँसों तक पहुँच जाए, अब उसको मज़ीद किसी किस्म का कोई प्रोसेस या कोई दवा ना दी जा सके, उसे अपने बिस्तर से हरकत भी नहीं जा सके, सिर्फ़ इंतज़ार किया जाए। तो अस्पताल में ब्लू कोड नाफ़िज़ होते ही पूरी इमरजेंसी नाफ़िज़ होती है, और हर शख़्स अपने हिस्से का काम करने लगता है। तो मुझे मालूम ये हुआ कि मेरे वालिद के लिए ब्लू कोड का ऐलान हो चुका है। उनकी साँसें उखड़ रही थीं, और देखते ही देखते मेरे वालिद मेरी आँखों के सामने इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं चीखें मार के रोया, अपने बाप की लाश से लिपटा। फिर मैंने बाहर आके पहले माँ को फ़ोन करना चाहा, और माँ को मैं फ़ोन ना कर सका। मैंने फिर अपनी बहन को फ़ोन किया कि मेरी हिम्मत नहीं है बताने की, अम्मी से बता दो कि अब्बी जी तो गए। फिर मैं दोबारा वेटिंग रूम की तरफ गया। वो बूढ़ा शफ़ीक़ अरब शायद मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे परेशानी के आलम में देखा, मेरी तरफ बढ़ा, समझ गया था क्या हुआ है। उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। वो मेरे पीठ पे थपकी देता रहा, और मुझसे तसल्ली देता रहा कि देखो, सबने जाना है, तुमने भी जाना है, उन्होंने भी जाना था। कहने लगे, वो वक़्फ़ा। फिर वो लिखता है कि जब तक मेरी घरवाले नहीं आ गए, वो मुझे लिपटा के मुझे इसी तरीके से तसल्ली देता रहा,
अजनबी शख्स, जैसे कोई अपना अजीज हो, अपना कोई बुजुर्ग हो, जो वाकई दुख दर्द को महसूस करे और सारी परेशानियां अपने सीने से लगा के अपने सीने में जज्ब कर ले। वो मुझसे मेरे वालिद की बातें पूछता रहा, वो मुझसे मेरे घर वालों की बातें पूछता रहा, और ये उन लम्हात में मुझे बेपनाह सुकून महसूस हुआ अपने वालिद के इंतकाल के बावजूद। मुझे लगा कि कोई गम बटाने वाला है मेरा। अभी वो मुझे तसल्लियाँ तशफ़ियाँ दे रहा था, और मेरे हवास थोड़े बाहर उड़ रहे थे कि मेरी वालदा और मेरी बहनें और मेरे घर वाले आ गए। मैं उनकी तरफ लपका और फिर उनके साथ वालिद के कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद नर्स से बताया गया, आप लोग को कुछ देर फिर बाहर इंतज़ार करना होगा ताकि हम तैयारी अपनी मुकम्मल कर दें। खेल ख़त्म हो चुका था, वालिद दुनिया में थे नहीं। मैं दोबारा फिर वेटिंग रूम में गया। मुझे वो शफीक बूढ़ा कहीं नज़र नहीं आया। हम काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे, फिर दोबारा गए और फिर सारे प्रोसेस कंप्लीट हुए। मुझे वो शफीक बूढ़ा अरब कहीं नज़र नहीं आया, जिसने परेशानी के उन लम्हों में मुझे इतना जज्बाती सहारा दिया कि जिसे मैं सारी उम्र फरामोश नहीं कर सकता हूँ। फिर रुखसत की घड़ी आई, और जब हम निकले, मुझे एहसास हुआ कि उस वक्त सिर्फ मेरे वालिद के लिए नहीं, बल्कि बैक वक्त 2 ब्लू कोड अनाउंस हुए थे, और उस बूढ़े शफीक अरब ने मुझे महसूस नहीं होने दिया कि उसकी बेगम का भी ब्लू कोड अनाउंस हो गया था। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये दौलत, ये मुकाम, ये इज्जत, ये सब एक सानवी सी चीज़ें हैं। कोई किसी की दौलत का भूखा नहीं होता। आप किसी को पैसे दे के उस पर एहसान नहीं करते हैं। हाँ, असल चीज़ ये है कि कोई अजनबी किसी पे ऐसा एहसान कर दे जिसकी वो तवक्को भी ना करता हो, और जिसके एहसान के बोझ तले फिर सारी उम्र वो दबा रहे। अपने इर्द गिर्द नज़र रखिए। शायद किसी को आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, शायद किसी को आपके मीठे 2 बोल की ज़रूरत है, शायद किसी को आपकी तवज्जो चाहिए। आपका पैसा उसे नहीं चाहिए। यह चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।